हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसे उपभोग व बचत फलन की अवधारणाओं के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आपको पता ही, क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का यह मानना था कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। इस कारण से बाजार में कभी भी अति उत्पादन की समस्या नहीं होती है। इस संदर्भ में हमने से का बाजार नियम पढ़ा था, जिसमें यह बताया गया था कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न कर लेती है और इस कारण से अर्थव्यवस्था में कभी भी अति उत्पादन की समस्या नहीं होती है और अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है। अर्थात प्रचलित मजदूरी दर पर जो भी व्यक्ति काम करना चाहता है उसे काम मिल जाता है और अर्थव्यवस्था स्वतः चलने वाली होती है। अर्थात अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार के सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। जो भी वस्तु की मांग उपभोक्ता के द्वारा की जाएगी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में स्वतः ही उस वस्तु की मार्केट में उपलब्धता हो जाएगी। सपोज कीजिए आप लोग कचौड़ी खाना पसंद करते हैं तो मार्केट वाले कचौड़ी बनाएंगे। आप जलेबी खाना पसंद करते हैं तो मार्केट वाले ज्यादा से ज्यादा जलेबी बनाएंगे। इस प्रकार से प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का यह मानना था कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है और अर्थव्यवस्था स्वयं स्फूर्त अर्थव्यवस्था होती है। अर्थात सरकार को आर्थिक क्रियाओं में न्यूनतम हस्तक्षेप करना चाहिए। अर्थव्यवस्था स्वतः ही संचालित होती है, उसमें सरकार को बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। परंतु जब 1929 में 1929 से 1933 तक जो महान मंदी आई, जिसे 1930 की महान मंदी भी कहा जाता है, उस समय ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, जापान, बहुत सारे देशों में बहुत तेजी से बेरोजगारी बढ़ी, राष्ट्रीय आय कम हुई, बहुत सारे कल कारखाने बंद हो गए, लोगों का रोजगार छिन गया, बेरोजगारी बढ़ गई। तो लोगों के पास आय नहीं थी। एक तरफ वस्तु और सेवाओं से बाजार हटे पड़े थे, वस्तु और सेवाओं के मूल्य कम हो रहे थे, फिर भी लोगों की जेब में पैसा नहीं था क्योंकि उनका रोजगार छिन गया था। बहुत सारे कल कारखाने बंद हो गए थे, बहुत सारे उद्योग बंद हो गए थे। तो इसकी वजह से जहां वस्तु और सेवाएं मार्केट में पहले से कई गुना सस्ती मिल रही थी, फिर भी लोगों के पास रोजगार नहीं होने की वजह से उनके पास आय नहीं थी और वो उसको खरीद नहीं पा रहे थे। तो एक तरफ वस्तु और सेवाएं मार्केट में खूब थी, फिर भी लोग भूख से मर रहे थे। ऐसे समय में भारी आर्थिक कठिनाई हुई। तब ये माना जाने लगा कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का रोजगार का सिद्धांत है वो गलत है। वास्तव में अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार नहीं पाया जाता है। उस समय तत्कालीन समय की परिस्थिति में हमारे जॉर्ज मेनान किन्स नाम के इकोनॉमिस्ट हुए, जिनको जेएम किन्स के नाम से जानते हैं। उन्होंने 1936 में एक किताब लिखी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक्सचेंज एंड मनी। इन्होंने क्या लिखी? 1936 में किताब लिखी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक्सचेंज, एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी क्या लिखी इन्होंने? 1936 में जॉर्ज मेनार्ड किन्स के द्वारा 1936 में किताब लिखी गई, जो कि बहुत प्रसिद्ध किताब है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। उन्होंने इस किताब में क्लासिकल रोजगार सिद्धांत का तीव्र आलोचना की और उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में कभी भी पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई ही नहीं जाती है, वरन अर्थव्यवस्था में संतुलन पूर्ण रोजगार से नीचे बिंदु पर होता है। यानी अर्थव्यवस्था में थोड़ी बहुत बेरोजगारी तो हर समय उत्पन्न होती ही है। और उन्होंने अपनी किताब में रोजगार को कौन कौन से कारण प्रभावित करते हैं इसके बारे में विस्तार से चर्चा करी और उन्होंने बताया कि जिस स्थान पर प्रभावपूर्ण मांग और प्रभावपूर्ण पूर्ति एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, बराबर होती है, वहां पर रोजगार का निर्धारण होता है। इसलिए आवश्यक नहीं है कि अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार की स्थिति हो, अल्प रोजगार संतुलन भी अर्थव्यवस्था में हो सकता है। इसके साथ उन्होंने इस किताब में उन उपायों की भी चर्चा की जिसके माध्यम से रोजगार को बढ़ाया जा सकता है और उनका ही मानना था
कि सरकार को आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप करना चाहिए। और कभी मंदी की स्थिति होती है जब निजी निवेश के पास ये कैपेसिटी नहीं होती निजी लोगों के पास कि निवेश करे, तो ऐसी स्थिति में सरकार को आगे आकर निवेश करना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने जो अपनी किताब लिखी, उन्होंने उसमें ये बहुत क्लियर कहा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इस प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है कि इसमें कभी भी पूर्ण रोजगार नहीं पाया जाता है, वरन अंडर एम्प्लॉयमेंट की स्थिति रहती है। तो उसके बाद में उन्होंने रोजगार का जो एक अल्पकालीन सिद्धांत दिया, उनका ही मानना था कि दीर्घकालीन सिद्धांत से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि दीर्घकाल में तो हम सब मर जाते हैं। तो उन्होंने रोजगार का जो सिद्धांत दिया वो एक अल्पकालीन सिद्धांत दिया, और उसमें उन्होंने माना कि अल्पकालीन समय में जनसंख्या स्थिर रहती है, पूंजी स्थिर रहती है, श्रम की मात्रा और श्रम की स्थिर शक्ति भी स्थिर रहती है, तकनीकी ज्ञान को भी उन्होंने स्थिर माना था। इसके अलावा मजदूरों की कार्यकुशलता में भी परिवर्तन नहीं होता है। और इसके बाद उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था। उन्होंने बोला कि अल्पकाल में यदि राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो रोजगार का स्तर भी बढ़ता है, और राष्ट्रीय आय गिरती है तो रोजगार का स्तर भी गिरता है। केन्स के रोजगार सिद्धांत को पूरी तरह से समझने के लिए सबसे पहले हमको यह समझना होगा कि उपभोग फलन क्या है, बचत फलन क्या है और निवेश फलन क्या है। इन तीनों को समझने के बाद ही केन्स के रोजगार सिद्धांत को समझा जा सकता है। तो इसी कारण यही ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में हम उपभोग फलन और बचत फलन की चर्चा करेंगे, और अपने नेक्स्ट वीडियो में निवेश फलन को समझेंगे। उसके बाद हम केन्स के रोजगार के सिद्धांत को समझेंगे। तो सबसे पहले उपभोग किसे कहा जाता है? सबसे पहली चीज आपको यह क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज कंजप्शन, उपभोग किसे कहा जाता है। जैसा कि पहले से ही पता है, किसी भी वस्तु में आवश्यकता की संतुष्टि के गुण को उपयोगिता कहा जाता है। और कोई भी वस्तु जो हमारी आवश्यकता की संतुष्टि कर रही है, कोई वस्तु हम काम में लेते हैं और आवश्यकता की हमारी संतुष्टि करती है, तो उससे उपभोग कहा जाता है। आपको बहुत तेज भूख लग रही है और आपने खाना खाया, तो इसका मतलब आपने खाने का उपभोग किया। उपभोग वस्तु कई प्रकार की होती है, ये हम पहले चर्चा कर चुके हैं। कुछ टिकाऊ उपभोग वस्तु होती है, जैसे फ्रिज है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, मकान है, दुकान है, प्लॉट है। कुछ अर्ध टिकाऊ होती है, जैसे कपड़े हैं, पेन है, शूज है, चप्पल है। और कुछ गैर टिकाऊ उपभोग वस्तुएं होती है, जैसे ब्रेड है, नमकीन है, समोसा है, कचौड़ी है। तो यहां देखिए, केन्स का जो मेन सिद्धांत है, वो केन्स के सिद्धांत में उपभोग फलन की बहुत अधिक उपयोगिता है। केन्स ने अपना उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम दिया है। उसमें उन्होंने क्या कहा है कि व्यक्ति की आय बढ़ती है तो उपभोग भी बढ़ता है, आय घटने पर उपभोग भी घटता है। तो केन्स क्या कहते हैं कि अगर व्यक्ति की आय बढ़ेगी तो उसका उपभोग भी बढ़ेगा, और उसकी आय घटेगी तो उपभोग भी घटेगा। उपभोग को मैं यहां सी से डिनोट कर रहा हूं, सी फॉर कंजप्शन। पर उन्होंने ये कहा कि जिस अनुपात में आय बढ़ती है, जरूरी नहीं है उसी अनुपात में उपभोग बढ़े, और जिस अनुपात में आय कम होती है, जरूरी नहीं है उसी अनुपात में आय में कमी हो। कहने का तात्पर्य, उनका उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम यह था कि व्यक्ति की आय बढ़ने पर उपभोग भी बढ़ता है और आय के घटने पर उपभोग भी घटता है। पर आवश्यक नहीं है कि जिस अनुपात में आय बढ़ी है उपभोग उसी अनुपात में बढ़े, और जिस अनुपात में आय घटी है उपभोग उसी अनुपात में घटे। उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा था कि आय बढ़ने पर उपभोग बढ़ेगा, ये फिक्स है। पर अलग अलग व्यक्ति का उपभोग अलग अलग हो सकता है। कोई कंजूस व्यक्ति है, उसकी आय बढ़ती है तो उपभोग थोड़ा कम बढ़ेगा। जो अपव्ययी है उसका उपभोग ज्यादा बढ़ सकता है, और मिडिल वाला है उसका उपभोग में अंतर हो सकता है। तो उन्होंने ये कहा कि हमेशा y बराबर होता है C+S, यानी जो भी आय बढ़ती, व्यक्ति की जो भी आय होती है उसको या तो व्यक्ति के द्वारा खर्च कर दिया जाएगा या व्यक्ति के द्वारा उस आय को बचा लिया जाएगा। तो उनका ही मानना था कि उपभोग जो फलन है, उपभोग फलन y बराबर, देखिए उपभोग फलन को हम समझते हैं किसके, उपभोग फलन, ये इन्होंने कहा y बराबर फंक्शन ऑफ YD, यानी कंजप्शन, उपभोग हमेशा खर्च योग्य आय पर निर्भर करता है। यदि व्यक्ति की खर्च योग्य आय बढ़ेगी तो उपभोग भी बढ़ेगा, और खर्च योग्य आय घटेगी तो उपभोग भी घटेगा। तो
तो इन्होंने क्या कहा, ये C बराबर उपभोग, F को इन्होंने बताया फलन है, और YD बराबर खर्च योग्य आय। और खर्च योग्य आय किसे निकालते हैं, YD बराबर Y माइनस टी, यानी हमारी आय में से हम टैक्स देने के बाद जो आय हमारे पास बचती है उसे ही खर्च योग्य आय कहा जाता है। तो केन्स का यह मानना था कि उपभोग खर्च योग्य आय पर निर्भर करता है। आय खर्च योग्य आय व्यक्ति की बढ़ेगी तो उपभोग भी बढ़ेगा, और व्यक्ति की खर्च योग्य आय घटती है तो उपभोग में भी कमी होगी। अब उन्होंने अल्पकालीन उपभोग फलन दिया C बराबर A प्लस B बाई डी। अल्पकालीन उपभोग फलन का मतलब क्या है, इसको आप समझते हैं कि अल्पकाल में यदि व्यक्ति की आय शून्य भी होती है तो उपभोग शून्य नहीं होता है। ये जो उपभोग है इसमें ये स्वायत्त उपभोग है, ये B सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है, इसको हम समझेंगे। और YD खर्च योग्य आय पहले से लिखा जा चुका है। तो ये क्या कह रहे हैं कि उपभोग, व्यक्ति का जो उपभोग है वो दो चीज पर है। कुछ उपभोग तो स्वायत्त उपभोग होता है, व्यक्ति की इनकम नहीं भी होती है तो उससे उपभोग करना पड़ता है। आप में से अधिकतर की आय शून्य है, आप लोग कुछ भी नहीं कमाते, आय शून्य है, पर उपभोग होता है। सुबह उठते ही हम नाश्ता लेते हैं, बाद में हम खाना खाते हैं, डिनर लेते हैं, कपड़े पहनते हैं, मोबाइल का रिचार्ज करते हैं, ये सब उपभोग है। तो वो केन्स ये बोलते हैं कि अल्पकालीन उपभोग फलन दो प्रकार का होता है, उसमें एक स्वायत्त उपभोग होता है। स्वायत्त उपभोग का मतलब है वह उपभोग जो जिसका संबंध आय से नहीं होता है, आय शून्य होने पर भी वह उपभोग शून्य नहीं होता है, उसको उन्होंने स्वायत्त उपभोग की संज्ञा दी थी। और दूसरा उपभोग उन्होंने बताया था सीमांत उपभोग प्रवृत्ति B, और इसको इन्होंने बताया था YD। B को उन्होंने बताया था डेल्टा C बटे डेल्टा YD, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। इसको हम बाद में इसको समझेंगे कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है। पहले आप देखिए कि उपभोग प्रवृत्ति जो है उसको आप समझेंगे कि अल्पकालीन उपभोग जो होता है वो क्या होता है, उसको मैं बताता हूं। देखिए, अब देखिए अल्पकालीन उपभोग फलन का हम चित्र बना के बताते हैं। देखिए, उपभोग प्रवृत्ति जो होती है, व्यक्ति का जो उपभोग होता है वो सीधा यहां से देखिए स्टार्ट से C बराबर A प्लस B वाई, ये अल्पकालीन उपभोग है। यानी देखिए, अगर व्यक्ति की आय शून्य भी है, या इनकम या शून्य है, इनकम 100, इनकम 200, इनकम 300, इनकम 400, और कंजप्शन ये हो सकता है 100, 150, 200, 250, 300। तो ये क्या कर रहा है कि ये स्वायत्त उपभोग है। आय शून्य होने पर भी व्यक्ति का उपभोग शून्य नहीं होता है। बाकी जो है, आय बढ़ने के साथ उपभोग बढ़ता है। जैसे आय बढ़ी, उपभोग भी बढ़ेगा, आय और बढ़ती है तो उपभोग भी बढ़ेगा। तो अल्पकालीन उपभोग है, उसके बारे में उन्होंने चर्चा करी कि अल्पकालीन उपभोग के दो पार्ट होते हैं। एक स्वायत्त उपभोग होता है जो आय से रिलेटेड नहीं होता है, व्यक्ति को जिंदा रहना है तो उसको रोटी खानी ही पड़ेगी, वो उपभोग है। उसको कपड़े पहनने ही पड़ेंगे, वो उपभोग है। तो इस प्रकार से उन्होंने उपभोग की चर्चा की थी। अब देखिए, उपभोग फलन जो है केन्स के द्वारा, ये देखिए, मान लीजिए देखिए दीर्घकाल में उनका यह मानना है y बराबर होता है C प्लस एस। तो दीर्घकालीन जो है वो देखिए, यहां से हम उपभोग लेते हैं 100, ठीक है, 100 के बाद हम लेते हैं 200, 300, 400 और 500। इधर भी वही 100, 200, 300, 400, 500। तो ये देखिए, ये जो रेखा है वो बताती है y बराबर C प्लस एस, यानी हमेशा आय बराबर होगी कंजप्शन और सेविंग के बराबर। कैसे? अगर आपकी आय 100 है, उसमें से आपने 80 रुपए खर्च कर दिए, 20 रुपए बचा लिए, ये C प्लस एस।
अब आय 200 है और आपने खर्च 160 किए तो 40 बचाए, तो भी ये बराबर है। आय आपकी 300 है और 300 में से आपने 240 खर्च कर दिए तो 60 रुपए बचा लिए। तो ये y बराबर c प्लस एस हमेशा एकदम 45 एंगल पर होगा, 45 डिग्री पर होगा, क्योंकि आय आपकी 400 है। 400 में से मान लीजिए आपने 320 रुपए खर्च कर दिए तो 80 रुपए बचा दिए। आय आपकी 500 है, 500 में से आपने 400 खर्च कर लिए तो 100 रुपए बच गए। आय आपकी 600 है, 600 में से आपने 480 रुपए खर्च कर दिए तो 120 रुपए बच गए। इस प्रकार से y बराबर c प्लस एस हर स्थिति में होता है। तो ये 100 से मिलेगा, ये 200 से मिलेगा, ये 300 से मिलेगा, 400 का 400 से मिलेगा। क्योंकि देखिए ये y बराबर c प्लस एस, ये भी 100 है, ये भी 100 है, ये भी 200 है, ये भी 200 है, ये भी 300 है, ये भी 300 है, ये भी 400 है, ये भी 400। तो ये y बराबर c प्लस एस की जो रेखा होती है वो बिल्कुल 45 डिग्री पर होती है। और जब बात करते हैं हम उपभोग की, तो उपभोग जो है वो मान लीजिए हमारा उपभोग है, ये यहां से स्टार्ट होता है, c बराबर a प्लस बी वाई, ये हमारा उपभोग फलन है। तो यहां देखिए जब आय 0 है तो उपभोग है 100, क्लियर। जब आय 0 है तो भी उपभोग 100 है, और जब आय 150 हो जाती है तो उपभोग और आय बराबर हो जाती है, क्लियर। इस बिंदु को जहां उपभोग और आय बराबर है इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। यहां देखिए यहां दोनों 150 है, ये भी 150, ये भी 150। तो इससे पहले उपभोग ज्यादा है, आय कम है। इस बिंदु पर आय और उपभोग ज्यादा है, इसके बाद आय ज्यादा होती है, उपभोग कम होता है। इसको इस प्रकार से बताते हैं ब्रेक इवन पॉइंट को। और अगर हम बचत की बात करेंगे तो यहां बचत, तो स्टार्टिंग में देखिए शुरू में बचत नेगेटिव होती है, उसके बारे में हम एक टेबल बनाकर आपसे बात करते हैं। ये आपको y बराबर c प्लस आ गया, और अल्पकालीन उपभोग फलन c बराबर a प्लस बी वाई आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक टेबल बनाकर हम देखते हैं कि किस प्रकार से आय और उपभोग में समानता होती है, और स्टार्टिंग में बचत जो होती है वो किस प्रकार से ऋणात्मक होती है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए मान लीजिए y है 0, इनकम स्टार्टिंग में मैंने मानी 0 है। y जो है इनकम जो है स्टार्टिंग की इनकम मान लीजिए 100 है, 0, 100, 200, 300, 400, 500। अब देखिए जो कंजप्शन है वो है 100, 150, 200, 250, 300, 350। अब देखिए कंजप्शन के बाद जो सेविंग है, y बराबर हमेशा c प्लस होता है, तो सेविंग है माइनस का 100, यहां पर सेविंग माइनस का 50, यहां पर सेविंग 0, यहां पर सेविंग 50, यहां पर सेविंग होगी आपकी 100, यहां पर होगी 150। तो इसको आप देखेंगे तो देखिए यहां ये हमने बनाया I 100, 200, 300, 400, 500। अब आप देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो यही आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यही आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यही आएगा, यानी y बराबर c प्लस एस। तो ये देखिए 100, 200, 300, 400। तो ये जो रेखा है y बराबर c प्लस एस, ये 45 डिग्री पर होगी। तो मतलब ये 100 पर ये 100, ये 200 पर ये 200, इस प्रकार से ये होगी y बराबर c प्लस एस। अब देखिए स्टार्टिंग होती है अल्पकालीन उपभोग फलन की हम बात करते हैं। अल्पकाल में जब आय 0 होती है तो कंज्यूमर 100 रुपए खर्च करता है। देखिए आय 100 होती है तो 150 रुपए खर्च करता है, आय 100 है तो इसका खर्चा है 150, दिख रहा है। आय 0 है तो खर्चा है 100, आय 100 है तो खर्चा है 150, आय 200 है तो खर्चा भी 200। तो ये देखिए यहां से c बराबर a प्लस बी बाई डी। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि स्टार्टिंग में नेगेटिव बचत होती है। इस बिंदु पर आकर जहां 200 200 दोनों बराबर है,
थोड़ा सा बनाने में ऐसा है, 200 200 दोनों बराबर है। C बराबर A प्लस बी बाई डी। ये स्वायत्त उपभोग है, इतना तो जिंदा रहने के लिए व्यक्ति को खर्च करना ही पड़ेगा। 200 पर दोनों बराबर है। देखिए इसके बाद आय ज्यादा है, खर्चा कम है, तो पॉजिटिव बचत होती है। तो यहां देखिए अगर हम इसके साथ ही बचत को बनाएं तो ये 100, ये 200, ये 300, और ये 400। थोड़ा मैं ऊपर बना दूं, क्या मालूम नीचे से नहीं दिखेगा। ये 100, 200, 300, ये 400, ये 500। अब देखिए स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो बचत नेगेटिव होती है। ये 100, 200, 300। पहले बचत होती है -100 फर्स्ट। जब आय शून्य है तो बचत -100। जब आय 100 है तो बचत है -50। ये आएगा 200 पर दोनों बराबर है। तो ये जो बचत फलन है वो इस प्रकार से होगा, S बराबर D। बचत फलन जो है इसको हम बोलेंगे S बराबर D प्लस वाई डी। हम कर सकते हैं इसको S बराबर D प्लस एस वाई, इसको हम बताएंगे बाद में। तो इस प्रकार से स्टार्टिंग में हमको यह समझना है कि एक तो अल्पकालीन उपभोग फलन होता है और अल्पकालीन बचत फलन भी होता है। अल्पकालीन उपभोग फलन में स्वायत्त उपभोग अलग होता है और प्रेरित उपभोग अलग होता है, जिसको देखेंगे। तो यहां देखिए अल्पकालीन उपभोग फलन को हम समझते हैं। किस प्रकार से देखिए उपभोग और आय में संबंध होता है, तो ये किन्स के द्वारा बताया गया। तो स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो अल्पकालीन उपभोग फलन जो होता है वो होता है, यहां से स्टार्ट होता है, ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, C बराबर A प्लस बी बाई डी। और बचत फलन जो होता है वो बचत फलन नेगेटिव से स्टार्ट होता है। बचत फलन जो होता है वो देखिए इस प्रकार से स्टार्ट होगा, S बराबर D प्लस वाई डी। जो भी है इसको आप निकालेंगे तब देखेंगे कि सही है बचत फलन क्या होता है। यहां हम लिख देते हैं बचत फलन। तो यहां देखिए ये पॉजिटिव है और यहां इतना ही नेगेटिव है, तो हम इसको लिख सकते हैं S बराबर माइनस का 1 प्लस बी बाई डी हो सकता है, जो भी अभी निकलेगा। उसके बाद एक बिंदु पर ये दोनों बराबर होते हैं। उसके बाद बचत पॉजिटिव होती है, ये हमने इसमें से देखा। ये देखिए ये y बराबर C प्लस एस, इस बिंदु पर ये दोनों बराबर होते हैं। जहां भी हमने लिया था 200, 200 पर ये दोनों बराबर होते हैं। क्लियर। तो स्टार्टिंग में क्या देखेंगे हम, स्टार्टिंग में ये देखते हैं कि बचत और निवेश जो होता है उसमें परिवर्तन होता है। बचत और निवेश जो शुरू में कंज्यूमर को ऋणात्मक बचत की प्राप्ति होती है, उसके बाद जैसे जैसे आय बढ़ती है धनात्मक बचत होती है। अब देखिए हम इसमें बात करते हैं औसत बचत प्रवृत्ति किसे कहते हैं और सीमांत बचत प्रवृत्ति किसे कहते हैं और किस प्रकार से इसको निकाला जाता है। फर्स्ट देखिए औसत बचत प्रवृत्ति। इसको बोलते हैं एवरेज प्रोपोर्शनलिटी। औसत उपभोग प्रवृत्ति की बात करते हैं पहले, टू कंजप्शन। औसत उपभोग की औसत प्रवृत्ति क्या करते हैं, उपभोग की औसत प्रवृत्ति निकालने के लिए कुल उपभोग में कुल आय का भाग दिया जाता है। तो एवरेज प्रोपोर्शनलिटी टू कंजप्शन इज y अपॉन सी। क्या करते हैं, औसत बचत प्रवृत्ति निकालने के लिए कुल आय में कुल उपभोग का भाग दिया जाता है। तो औसत बचत प्रवृत्ति, औसत उपभोग प्रवृत्ति आती है, यानी कुल आय बटे कुल उपभोग। किस प्रकार से इसको निकालते हैं, इसको हम समझते हैं। सपोज कीजिए इनकम है, इनकम आपकी है 0, 100, 200, 300, 400, 500।
कंजप्शन जो है ये 50, 100, 150, 200, 250, 300। तो एवरेज प्रोपोर्शनलिटी टू कंजप्शन बराबर होता है C/Y। तो यहां क्या करेंगे, 100 में से 100 का भाग दिया तो क्या आया 1, 150 में 200 का भाग दिया तो आया 0.75, 200 में 300 का भाग दिया तो आया 0.67। इसी प्रकार से 250 डिवाइडेड बाय 400 दैट इज 0.625। इसी प्रकार से 300 डिवाइडेड बाय 500 दैट इज 0.6। तो यहां देखिए औसत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं। कुल आय में औसत उपभोग प्रवृत्ति निकालने के लिए क्या करेंगे, सामान्य रूप से एपीसी ज्ञात करने के लिए कुल उपभोग में कुल आय का भाग देते हैं तो औसत उपभोग प्रवृत्ति की संज्ञा, इसको औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। यानी हम जो कुल इनकम है उसमें कुल उपभोग जो है उसमें कुल आय का भाग देंगे तो औसत उपभोग प्रवृत्ति आएगी। और इसको चित्र बनाएंगे तो किस प्रकार से बनेगा, ये देखिए y और c का हम चित्र बनाएंगे तो y जो है वो 100, 200, 300, 400, 500 और उपभोग है वो 50। देखिए ये 100, 200, 300, तो यहां देखिए 50 या 100 है। ये इस प्रकार से औसत उपभोग प्रवृत्ति आएगी। उसके बाद 150 है तो ये इस प्रकार से y बराबर C+BY दिया जाता है। और औसत उपभोग प्रवृत्ति निकालने के लिए हमेशा y में c का भाग देंगे। मान लो यहां से हमको निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 200 में 300 का भाग देंगे तो आएगा 0.67। दूसरी चीज होती है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। ये हमने सीखा औसत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहा जाता है। अब देखिए सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं। उपभोग आय में एक अतिरिक्त इकाई के परिवर्तन से उपभोग में जितना परिवर्तन होता है उसके अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। सेकंड देखिए सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, ये बोलते हैं एमपीसी। कैसे निकालते हैं, एमपीसी चेंज इन उपभोग कंजप्शन बटे चेंज इन इनकम। इसको लिख सकते हैं कैसे, जैसे इनकम है, इनकम आपकी 0, 100, 200, 300, 400, 500। कंजप्शन है मान लीजिए 50, 100, 150, 200, 250, 300। तो यहां देखिए चेंज इन कंजप्शन, कंजप्शन में कितना चेंज हो रहा है, यहाँ 50 है, यहाँ फिर 50 का चेंज हुआ, 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 यहाँ फिर 50 का चेंज। ये देखिए उपभोग में चेंज है, जो चेंज है वो हुआ स्टार्टिंग से। मान लीजिए हम मानते हैं कि उपभोग 50 है। अब देखिए आय में चेंज, आय में चेंज यहां से हुआ 100 का, फिर यहां से यहां चेंज हुआ 100 का, फिर यहां से यहां चेंज हुआ 100 का, फिर यहां से यहां आय का चेंज हुआ 100 का, फिर यहां से यहां आय का चेंज हुआ 100 का। तो देखिए एमपीसी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति निकालने के लिए चेंज इन कंजप्शन बटे चेंज इन इनकम, तो 100 में 50, यहां देखिए यहां चेंज हुआ 50 का, 50 में 100 का भाग दिया, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.5। फिर यहां से यहां चेंज हुआ 50 का, आय में चेंज हुआ 100 का तो 0.5। फिर यहां से यहां आय में उपभोग में चेंज हुआ, आय में चेंज हुआ 100 का 0.5। फिर ये भी 0.5 आएगा, ये भी 0.5 आएगा। यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति सब जगह कांस्टेंट रहती है। औसत उपभोग प्रवृत्ति तो गिरती हुई थी, पहले 1 थी, उसके बाद 0.75 हुई, 0.67 हुई, पर यहां देखिए सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है वो क्या रहती है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कांस्टेंट बनी रहती है। इस प्रकार से जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होती है वो देखिए यहाँ कांस्टेंट दिखाई गई है 0.5, 0.5, 0.5। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति हमेशा 0 से अधिक होती है और 1 से कम होती है। यानी जैसे 0.7 हो सकती है, 0.3 हो सकती है, 0.5 हो सकती है, जैसा इसमें बताया। यदि व्यक्ति की आय में परिवर्तन होने के फलस्वरूप
व्यक्ति आय का कुछ भी भाग खर्च नहीं करता है तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति शून्य होगी। और जितनी आय में परिवर्तन होता है, जैसे आय 100 से 200 हुई और उपभोग भी वो 50 से 150 कर देता है, यानी जितनी आय में परिवर्तन हुआ उपभोग में उतना ही परिवर्तन करता है, तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ऐसी स्थिति में क्या होगी? 1 होगी। पर सामान्य रूप से जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। अब देखिए सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को किस प्रकार से निकाला जाता है। मान लीजिए ये हमारा एक डायग्राम है, C इजिकल टू फंक्शन ऑफ y, दीर्घकालीन उपभोग फलन C इजिकल टू फंक्शन ऑफ y। अब देखिए इनकम में मान लीजिए y1, ये y2, ए बिंदु बी बिंदु, यहां कंजप्शन है C1, यहां कंजप्शन है C2। तो मार्जिनल प्रोपोर्शन टू कंजप्शन सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बराबर चेंज इन कंजप्शन बटे चेंज इन इनकम, तो ये होगा C1 C2 y1 y2 हो सकता है। तो ये देखिए ये जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है, यहां से ये डेल्टा C और ये डेल्टा y, तो ये सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बराबर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब आपका है BC बटे आधार है AC, यानी BC बटे AC, और BC जो बता रहा है वो C1 C2 को बता रहा है और AC बता रहा है Y1 Y2 को। तो ये चेंज इन C है, ये चेंज इन Y है। तो ये सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बताती है कि जैसे जैसे आय बढ़ेगी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति घटती चली जाएगी, यानी जितनी आय बढ़ेगी उपभोक्ता के द्वारा उतना खर्चा नहीं किया जाएगा, पहले की तुलना में खर्चा कम किया जाएगा। जब व्यक्ति की आय कम होती है तो आय का बड़ा भाग खर्च हो जाता है, पर जैसे जैसे उसकी आय बढ़ती है आय का बाद में एक छोटा भाग खर्च होता है। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति भी कांस्टेंट नहीं रहती, स्थिर रहने। देखिए ये गिरती हुई होती है। ए बिंदु पर हमको सीमांत उपभोग प्रवृत्ति निकालनी है, तो आएगा AY1 ये लंब ये आधार बटे AC1, AY1 बटे AC1। और आपको B बिंदु पर निकालनी है, तो BY2 ये लंब और ये आधार बटे BC2। इस प्रकार से सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की गणना की जाती है। अब देखिए ये हमने बात करी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की हमने बात करी। अब देखिए बचत फलन को हम देखते हैं। बचत फलन, औसत बचत फलन और सीमांत बचत फलन की बात करते हैं। बचत किसे कहा जाता है? देखिए हमेशा y बराबर होता है C प्लस S, यानी हमारी आय है, इसको या तो हम खर्च कर लेंगे या हम उसकी बचत कर लेंगे। अब देखिए बचत निकालने के लिए y में से C घटाते हैं, तो y बराबर है C प्लस S, दोनों तरफ y का भाग दे तो डेल्टा y बटे y C प्लस S बटे y। तो y ये हो जाएगा 1 बराबर C बटे y प्लस S बटे y। ये हुआ औसत उपभोग प्रवृत्ति, ये औसत बचत प्रवृत्ति। औसत बचत प्रवृत्ति निकालनी है, एक में से औसत उपभोग प्रवृत्ति को घटाना पड़ेगा। ये औसत उपभोग प्रवृत्ति, औसत बचत प्रवृत्ति। इसको बोलते हैं एवरेज प्रोपोर्शनिटी टू सेविंग। ये निकालते हैं सेविंग में इनकम का भाग, और इसको इसी प्रकार से भी निकाल सकते हैं एपीसी बराबर 1 माइनस एपीएस। औसत बचत प्रवृत्ति को निकालने के लिए हम एक टेबल बनाकर इसको समझते हैं कि किस प्रकार से औसत बचत प्रवृत्ति को निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बचत प्रवृत्ति, बचत फलन किसको कहते हैं, उसके बाद हम औसत बचत प्रवृत्ति की बात करेंगे। तो बचत फलन क्या होता है उसको देखिए। बचत फलन, सेविंग इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ वाई, सेविंग इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ वाई। इसका मतलब आय बढ़ेगी तो सेविंग भी बढ़ेगी, और आय घटेगी, आय घटती है तो सेविंग भी घटेगी, क्योंकि y बराबर होता है C प्लस S, तो S बराबर होता है y माइनस C। देखिए y बराबर है C प्लस S और C बराबर होता है A प्लस B वाई डी। तो हम यहां इसमें मान रखेंगे, तो y बराबर C प्लस ए वाई रख देते हैं, तो A प्लस बी वाई प्लस S।
S बराबर होगा y माइनस a माइनस बी वाई। तो S बराबर होगा माइनस का a प्लस का y माइनस बी वाई। S बराबर होगा माइनस का a प्लस का y कॉमन लिया 1 माइनस बी। ये औसत, ये बचत प्रवृत्ति का हमारा फॉर्मूला होगा। क्या किया, y बराबर c प्लस एस है, c का मान रखा a प्लस बी वाई प्लस एस, इसको a और बी वाई को हमने इधर घटाया तो आएगा s बराबर माइनस ए और ये आ गया। अब देखिए बचत फलन भी ये बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर आय में होने वाली वृद्धि के साथ बचत में भी वृद्धि होती है और आय में होने वाली कमी के साथ बचत में भी कमी होती है। तो ये बचत फलन है। अब देखिए औसत बचत प्रवृत्ति किसे कहा जाता है, बचत में आय का भाग देने पर औसत बचत प्रवृत्ति प्राप्त होती है। औसत बचत प्रवृत्ति, एवरेज प्रोपोर्सिटी टू सेव, दैट इज एपीएस, दैट इज एस बटे वाई। जैसे देखिए एपीसी जो था वो था सी बटे वाई, वैसे ही एस बटे वाई। वाई बराबर होता है सी प्लस एस, y में y का भाग दिया तो इधर भी c प्लस एस में भी y का भाग दिया, तो ये y में y कट गया तो आया c बटे वाई प्लस एस बटे वाई। तो एक बराबर हो गया एपीसी प्लस एपीएस। तो एवरेज प्रोपोर्सिटी टू सेव निकालने के लिए 1 माइनस एपीसी किया जाता है। अब देखिए औसत बचत प्रवृत्ति है, उसको किस प्रकार से हम डिनोट कर सकते हैं। बचत, कुल बचत में कुल आय का भाग देंगे तो औसत बचत प्रवृत्ति आएगी। मान लीजिए जैसे इनकम है, इनकम है 0, 100, 200, 300, 400, 500। सेविंग है या माइनस का 100 हो सकती, माइनस का 50, 0 प्लस का 50 प्लस का 100 प्लस का 150। कैसे निकाला सेविंग को, आपको बता देता हूं। मान लीजिए इस समय उपभोग ये है 100, यहां है 150, यहां है 200, यहां है 250, यहां है 300, यहां है 350। तो सेविंग यहां जो आएगी, सेविंग आएगी यहां के माइनस का 100, यहां आएगा माइनस का 50, ये 0 प्लस का 50 प्लस का 100 प्लस का 150। तो एवरेज प्रोपोर्सिटी टू सेव दैट इज एस बटे वाई, तो आएगा माइनस का 100। तो ये फर्स्ट देखिए माइनस का 50 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज माइनस का 0.5, 0 बाई 100, 0 बाई देखिए 0 बाई 200 दैट इज 0। फिर आपका आएगा 50 बाई 300, क्योंकि सेविंग इतनी है, इनकम इतनी है, तो आएगा 0.1 के आसपास आएगा। फिर आएगा 100 बाई 400 0.25, देखिए बढ़ रही। 150 बाई 500 0.5। तो इसलिए कह रहे हैं कि औसत बचत प्रवृत्ति देखिए पहले माइनस का 0.5 थी, फिर 0 हुई, फिर 0.1 हुई, फिर देखिए 0.25 हुई, 0.3 हुई। यानी जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती है एक सीमा के बाद आय बढ़ने पर बचत में भी वृद्धि होती है, क्योंकि जब हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है तो फिर हम क्या करते हैं, उस पैसे को बचा लेते हैं। इसलिए औसत बचत प्रवृत्ति जो होती है वो क्या होती है, बढ़ती हुई होती है। अब देखिए सीमांत बचत प्रवृत्ति किसे कहा जाता है, आय में होने वाली एक अतिरिक्त वृद्धि की वजह से बचत में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत बचत प्रवृत्ति कहा जाता है। सेकंड हम बात कर रहे हैं सीमांत बचत प्रवृत्ति। मार्जिनल प्रोपोर्सिटी टू सेव, मार्जिनल सीमांत बचत प्रवृत्ति चेंज इन सेविंग बटे चेंज इन इनकम। यानी आय में एक अतिरिक्त इकाई की होने वाली वृद्धि के साथ बचत में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत बचत प्रवृत्ति की संज्ञा दी जाती है। जैसे देखिए y बराबर होता है सी प्लस एस। इनकम में चेंज करेंगे तो कंजप्शन भी चेंज होगा, सेविंग भी चेंज होगी। डेल्टा वाई, इधर भी डेल्टा वाई का भाग दिया और डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस में भी डेल्टा वाई का भाग दिया, तो आएगा 1 बराबर डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस बटे डेल्टा वाई। तो ये आएगा एमपीसी और इसको बोलेंगे एमपीएस। तो एमपीएस निकालने के लिए आप एक में से एमपीसी को भी घटा सकते हैं। तो कैसे होता है, इनकम है, इनकम 0, 100, 200, 300, 400, 500।
मान लीजिए सेविंग है, सेविंग यहाँ है माइनस कंजप्शन 100, 150, 200, 250, 300, 350। तो यहां देखिए सेविंग आपकी होगी माइनस का 100, माइनस का 50, 0 या प्लस 50 या प्लस 100 प्लस 150, ये सेविंग। चेंज इन इनकम, यहां पे भी 100 बढ़ी, 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 यहां पे भी 100 बढ़ी। चेंज इन सेविंग, यहां से यहां प्लस 50, देखिए 50 बढ़ी इसलिए माइनस 50 बटा अब यहां पे भी प्लस 50। क्या करना है, इसमें से इसको घटाइए। तो मैंने क्या किया, माइनस 50 माइनस माइनस 100, इसमें से फिर मैंने 0 माइनस माइनस 50। अब 50 में से 0 50, 100 में से 50 घटाए, 150 में से 50 घटाए, 150 में से 100 घटाए। तो ये औसत बचत प्रवृत्ति है। सीमांत बचत प्रवृत्ति निकालने के लिए डेल्टा एस बटे डेल्टा वाई करेंगे तो 50 में 100 का भाग देंगे 0.5 आएगा, फिर 50 में 100 का भाग देंगे 0.5 आएगा, फिर इस 50 में 100 का भाग देंगे, देखिए इसमें इसका भाग देंगे, 50 में 100 का भाग देंगे 0.5 आएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि हमेशा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति का मान 1 होता है। हमने जब निकाला था तब निकाला था ये 0.5 आया, ये भी 0.5 आया तो आया 1। अगर ये 0.7 है तो ये 0.3 होगा, आएगा 1। ये 0.8 है तो ये 0.2 होगा। हमेशा क्या आएगा, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति दोनों का मान 1 होता है। तो ये हमने इस वीडियो में ये जाना कि उपभोग फलन किसे कहा जाता है, औसत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहा जाता है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहा जाता है। फिर हमने ये जाना कि बचत फलन किसे कहा जाता है। सामान्य आय में होने वाली वृद्धि के साथ बचत भी बढ़ती है और आय में होने वाली कमी के साथ बचत भी कम होती है। उसके बाद औसत बचत प्रवृत्ति किसे कहा जाता है और सीमांत बचत प्रवृत्ति किसे कहा जाता है। ये हमने एक प्रारंभिक तैयारी के रूप में सीखा है, क्योंकि केन्स का जो सिद्धांत है रोजगार का, उसके लिए हमको पहले उपभोग फलन आना चाहिए, बचत फलन आना चाहिए और निवेश फलन आना चाहिए। तो हमने इस वीडियो में उपभोग फलन किसे कहते हैं और बचत फलन किसे कहते हैं, इसकी सामान्य जानकारी प्राप्त की। मैं समझता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि बचत प्रवृत्ति, औसत उपभोग फलन और बचत फलन किस प्रकार से निकाला जाता है। थैंक यू।